हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस कोचिंग क्लासेस। और आज हम हिंदी विषय की कविता क्रमांक 8 गज़ल, जो कि जिनके कवि मानिक वर्मा है, इस कविता का आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं। तो इस कविता के अनुसार, गज़ल के अनुसार प्रस्तुत गज़ल में मानिक वर्मा जी जो एक कवि है, वो हमें निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा दे रहे हैं। और इस कविता के माध्यम से उनका ऐसा मानना है कि बाहर का रंग रूप तो अस्थायी होता है, सुंदरता किसमें चाहिए, हमारे विचारों में तथा हमारे कामों में होनी चाहिए, ऐसा कवि मानिक वर्मा जी का मानना है। तो चलो हम उनके गज़ल के माध्यम से उनको हमें क्या संदेश देना चाहते हैं वो हम देखते हैं और इस कविता का अध्ययन पठन करते हैं। तो ज़्यादा वक्त न गवाते हुए हम चले जाते हैं हमारे कविता के पास। कविता 8 गज़ल, जिनके कवि है मानिक वर्मा। ओके, मैं उनका अभी थोड़ा आपको परिचय देना चाहता हूँ कि क्या है, उनके परिचय के बारे में हम जान लेते हैं। ओके, परिचय में अगर आप देखेंगे तो उनका जन्म जो है 1938 में उज्जैन मध्य प्रदेश में हुआ है। उनके परिचय में वो हास्य व्यंग के सशक्त हस्ताक्षर मानिक वर्मा जी वाचिक परंपरा में प्रमुख स्थान रखते हैं। आपके व्यंग बड़े ही धारदार होते हैं। आपकी गज़लें बहुत ही प्रेरणादायी होती है, मतलब मोटिवेशनल उनकी गज़लें रहती है। उनके गज़ल से हमें प्रेरणा मिलती है, आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। और उनकी प्रमुख कृतियाँ गज़ल मेरी इबादत है, आखिरी पत्ता गज़ल संग्रह से लिया है, आदमी और बिजली का खंबा, महाभारत अभी जारी है, मुल्क के मालिकों जवाब दो आदि। अभी पद्य संबंधी जैसे कि मैंने आपको शुरू में ही बताया वही यहाँ पे दिया हुआ है, फिर भी हम पढ़ लेते हैं कि उनको क्या लगता है। प्रस्तुत गज़ल में अधिकांश शेरों में वर्मा जी ने हम सबको जीवन में निरंतर अच्छे कर्म करते हुए आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया है। मतलब मैंने आपको शुरू में बताया कि हम सब लोगों को हमारे जीवन में निरंतर अच्छा कर्म करते हुए आगे बढ़ने के लिए कवि मानिक वर्मा हमें प्रेरित करते हैं। गज़लकार ने संदेश देते हुए कहा है कि अपने रूप रंग से सुंदर दिखने के बजाय अपने कर्मों से सुंदर दिखना अवश्य है। वो कहते हैं कि भले ही आपके पास रूप है, रंग है, तो उस रूप रंग से सुंदर दिखने से कुछ फायदा नहीं है, उसके बजाय आपके कर्मों से, आपके काम से सुंदर दिखना अवश्य है। ऐसा प्रस्तुत पद्य संबंधी में हमें जानकारी दी है और कवि मानिक वर्मा जी हमें आगे बढ़ने के लिए ऐसे प्रेरित कर रहे हैं। तो देखते हैं, एक एक चयन का अर्थ हम देखेंगे, अच्छी तरह से हम ये पढ़ेंगे। चलो तो देखते हैं हमारी कविता गज़ल। ओके, मैं ज़रा थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ ताकि आपको भी अच्छी तरह से पढ़ने के लिए कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा। देखते हैं। आपसे किसने कहा स्वर्णिम शिखर बनकर दिखो, आपसे किसने कहा स्वर्णिम शिखर बनकर दिखो, शौक दिखने का है तो फिर नींव के अंदर दिखो, शौक दिखने का है तो फिर नींव के अंदर दिखो, चल पड़ी तो गर्द बनकर आसमानों पर लिखो, चल पड़ी तो गर्द बनकर आसमानों पर लिखो, और अगर बैठे कहीं तो मील का पत्थर दिखो, और अगर बैठे कहीं तो मील का पत्थर दिखो, सिर्फ देखने के लिए दिखाना सिर्फ देखने के लिए दिखना कोई दिखाना नहीं, सिर्फ देखने के लिए दिखाना कोई दिखना नहीं, आदमी हो तो तुम अगर तो आदमी बनकर दिखो, आदमी हो तुम अगर तो आदमी बनकर दिखो, जिंदगी की शक्ल में
जिंदगी की शक्ल जिसमें टूटकर बिखरे नहीं, जिंदगी की शक्ल जिसमें टूटकर बिखरे नहीं, पत्थरों के शहर में वो आईना बनकर दिखो, पत्थरों के शहर में वो आईना बनकर दिखो। आपको महसूस होंगी तब हर एक दिल की जलन, आपको महसूस होगी तब हर एक दिल की जलन, जब किसी धागे सा जलकर मोम के भीतर दिखो, जलकर मोम के भीतर दिखो। तो चलो अभी एक एक चयन का हम सरल अर्थ भी देखेंगे कि कवि वर्मा जी हमें क्या संदेश देना चाहते हैं। बहुत ही अच्छी गज़ल है, बहुत सारे लोगों को थोड़ा बहुत तो समझ में आया ही रहेगा कि क्या है क्या नहीं। तो अभी इस कविता में पहले चयन में जैसे कि यहाँ पे कहा है, आपसे किसने कहा स्वर्णिम शिखर बनकर दिखो, शौक दिखने का है तो फिर नींव के अंदर दिखो। स्वर्णिम मतलब क्या कि सुनहरा, सुनहरा ऐसे हम बोल सकते हैं, या सोने जैसे रंग जैसा, बराबर है। तो देखते हैं हमारे ये चयन के अनुसार कवि हमें क्या क्या समझाना चाहते हैं। कविता का सरल अर्थ देखते हैं। आपसे किसने कहा स्वर्णिम शिखर बनकर दिखो, शौक दिखने का है तो फिर नींव के अंदर देखो। ओके, कवि हमें कहना चाहते हैं कि जो सुनहला शिखर रहते हैं, जो चमचमता हुआ शिखर हमें दिखते हैं, वो सब चमचमाते शिखरों को तो सभी लोग देखते हैं, उनकी प्रशंसा भी करते हैं। इन शिखरों को समाज में बहुत ही सम्मान मिलता है। वास्तव में देखा जाए तो इन शिखरों को अधिक महत्व उन ईंटों और पत्थरों का, बराबर है। शिखरों से ज़्यादा जो शिखर हम देखते हैं, लेकिन वो शिखरों से ज़्यादा अधिक महत्व उन ईंटों और पत्थरों का है जिनके कारण ये शिखर बन सके, बराबर कि नहीं। शिखर तो कोई भी देखता है, अरे वाह कितना मस्त शिखर है, बोलते हैं ना हम, वाह कितना मस्त पहाड़ है, कितनी ऊंचाई है, अच्छा है, ये है वो है, लेकिन सब लोग उसके सम्मान करते हैं, सम्मान चाहते हैं, प्रशंसा भी करते हैं, सब लोग उसके बारे में बहुत अच्छा अच्छा बोलते हैं। लेकिन ये शिखर जिसकी वजह से बना है उनको कोई महत्व नहीं देता है। जिन ईंटों से, जिन पत्थरों से ये शिखर बना है, जिनके कारण ये शिखर बना है, उनको कोई देखता नहीं है। सो कवि कहते हैं, यदि नींव की ईंटी ने गुमनामी के अंधेरे में रहना स्वीकार न किया होता तो इन शिखरों का अस्तित्व आज नहीं होता। यदि हम समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं ना, तो प्रशंसा और वाह का लहू त्याग कर नींव की ईंटों के समान कुछ अच्छा और सुदृढ़ काम करें। तो कवि मानिक वर्मा जी हमें कहते हैं, जैसा शिखरों को हम अच्छी तरह से देखते हैं, सब कुछ देखते हैं, लेकिन वो शिखर किसकी वजह से खड़े हैं, तो ये इन ईंटों और पत्थरों के, जिनके कारण ये शिखर बने हैं। तो वैसे ये जो नींव की ईंट है, वो किसके अंधेरे में रहना, उनके तरह सीखना चाहिए हमें। जैसे कि हम झूठी प्रशंसा न बहते हुए, आजकल बहुत सारे लोग हैं कि जैसे हम कोरोना के अभी जो महामारी चल रही है, बहुत सारे लोग हैं कि अपना बड़प्पन दिखाने के लिए हमने ये किया। सब लोग नहीं है, बोल रहा हूँ मैं, सब लोग नहीं है, कुछ ऐसे लोग हैं जिनको बड़प्पन चाहिए। तो कुछ लोग सोशल वर्क करते हैं, लेकिन उनको वो इस ईंट और पत्थरों की तरह है। लेकिन जो कुछ अपने बड़प्पन और अपनी प्रशंसा वाह का लोभ चाहिए, वो इन ईंट और पत्थरों के तरह नहीं बन सकते। तो कवि वर्मा जी हमें यही कर रहे हैं कि अगर आप समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं तो इन ईंटों और पत्थरों जैसा क्या करो, अपना त्याग कर सब कुछ अच्छा और सुदृढ़ काम करने के लिए हमें सुझाव देते हैं। चल पड़ी तो गर्द बनकर आसमानों पर लिखो, चल पड़ी तो गर्द बनकर आसमानों पर लिखो, और अगर बैठो कहीं तो मील का पत्थर दिखो। ओके, अभी यहाँ पे गर्द मतलब क्या, तो धूल या ऐसा हम कह सकते हैं, धूल या यही कह सकते हैं, धूल ही कह सकते हैं, बराबर है। तो अभी इस चयन के अनुसार कवि मानिक वर्मा हमें कहना चाहते हैं, यदि आपकी मंजिल अग्रसर है तो आप
अपने अच्छे कर्मों के कारण उसी प्रकार आसमानों तक छू जाना चाहिए। जैसे क्या रहता है कि आंधी आने पर पृथ्वी से आकाश तक धूल ही धूल होता है, अर्थात आपके द्वारा किए गए अच्छे कामों का प्रभाव और चर्चा हर तरफ हो, और यदि आप मंजिल की ओर बढ़ते हो तो बढ़ते हुए मार्ग में कहीं बैठ जाते हो तो मील के पत्थर के समान बनो। मील का पत्थर जिस प्रकार एक पथिक को अपनी मंजिल की ओर बढ़ते समय सहायता करता है, उसी प्रकार क्रियाशील न होते हुए भी आप दूसरों की मदद करो, ऐसा मानिक वर्मा जी का कहना है। ओके, चलो चलते हैं आगे तीसरे चयन में। सिर्फ देखने के लिए दिखना कोई दिखना नहीं। सिर्फ देखने के लिए दिखना कोई दिखना नहीं। आदमी हो तुम अगर तो आदमी बनकर दिखो। मस्त है, मस्त गज़ल बनाया है उन्होंने। अभी कवि वर्मा जी इस चयन के अनुसार, इस गज़ल के तीसरे पंक्ति के अनुसार हमें क्या कहना चाहते हैं? ईश्वर ने हमें मनुष्य जीवन तो दिया है, लेकिन हमारा उद्देश्य केवल सजना सुंदर दिखना ही इतना ही नहीं होना चाहिए। हमारे द्वारा किए गए काम भी कैसे होने चाहिए? सुंदर होने चाहिए। ईश्वर द्वारा इस श्रेष्ठ मानव जीवन में हमें मानवीय गुणों को अपनाना चाहिए। हमारा कोई भी काम ऐसा न होना चाहिए जो मानवता के दायरे से बाहर हो। समाज में सभी के प्रति हमारा व्यवहार इतना अच्छा चाहिए कि सारा संसार हमें एक मनुष्य के रूप में जाना जा सके। ओके, सो इस तरह हम अभी चौथे पंक्ति में देखते हैं क्या कहते हैं वो। जिंदगी की शक्ल जिसमें टूटकर बिखरे नहीं, जिंदगी की शक्ल जिसमें टूटकर बिखरे नहीं, पत्थरों के शहरों में वो आईना बनकर दिखो। अभी शक्ल मतलब सब लोगों को मालूम है, चेहरा, बराबर है। और कवि मानिक वर्मा ऐसे कहते हैं कि ऐसे शख्स बनो कि कौन से भी प्रतिकूल परिस्थिति क्यों न आए, क्यों न हो, हम कभी टूटने नहीं चाहिए, अंदर से टूटना नहीं चाहिए, हम विचलित न होना चाहिए। बिना टूटे, बिना बिखरे हर परिस्थिति का डट कर सामना करना चाहिए और हमारे लक्ष्य को प्राप्त करना चाहिए। अभी बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे कहते हैं कि सर हमें वक्त नहीं मिलता है, पढ़ाई करना है लेकिन वक्त नहीं मिलता है। तो वक्त आपको मिलेगा नहीं, आपको निकालना पड़ेगा। आपका जो टाइम पास करने का वक्त रहता है वो उसको कैसे रिड्यूस किया जा सकता है, आपको ही सोचना पड़ेगा। इसके लिए कवि मानिक वर्मा जी बहुत ही अच्छे इस चौथे पंक्तियों से हमें संदेश देते हैं कि कौन सा भी परिस्थिति आने दो, कुछ भी होने दो, लेकिन आपको क्या करना चाहिए? डट कर रहना चाहिए, डट कर सामना करना चाहिए और अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहिए। और इसके लिए मैं उदाहरण हमारे नौजवानों जो बॉर्डर पे खड़े हैं उनके लिए मैं सैल्यूट कर लेता हूँ, क्योंकि आज अगर वो डट कर वहाँ पे खड़े हैं, इसके लिए हम सुरक्षित है बच्चों लोग, बराबर कि नहीं। वो वहाँ पे बॉर्डर पे खड़े हैं डट कर, उनका लक्ष्य एक ही है कि हमारे भारत देश की सुरक्षा। दुश्मन को आगे बढ़ने नहीं दे रहे, वो उनका लक्ष्य है और इस तरह से वो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर रहे हैं। उनकी वजह से हम आज सुकून की नींद सो रहे हैं, बराबर है कि नहीं। चलो आइए आगे क्या है देखते हैं। आपको महसूस होगी तब हर एक दिल की जलन, आपको महसूस होगी तब हर एक दिल की जलन, जब किसी धागे सा जलकर मोम के भीतर दिखो। अभी कवि मानिक वर्मा जी बहुत ही मस्त यहाँ पे गजल के माध्यम से हमें समझाना चाह रहे हैं। देखो कि प्रत्येक मानव से हमें क्या रखनी चाहिए? सहानुभूति रखनी चाहिए। सब संभव हो सकेगा जब हम उनके, ये तभी संभव हो सकेगा जब हम हर एक दुख और तकलीफ को, उनके हर एक दुख और तकलीफ को समझ सके। जैसे कि देखो यहाँ पे इन्होंने मोमबत्ती का उदाहरण दिया है। जैसे मोमबत्ती का धागा सदा उसके साथ रहता है, किसके साथ? मोमबत्ती के साथ, उसके साथ ही जलता है। उसी प्रकार हम जब दिन दुखियों की पीड़ा को समझेंगे तो उसे दूर करने का हम प्रयास जरूर करेंगे। इस प्रकार
हम अपना मानव धर्म निभा पाएंगे। बहुत ही अच्छा कविता का अर्थ या गज़ल का अर्थ हमने यहाँ पे देखा। चलो अभी आगे चलते हैं, आगे की कुछ पंक्तियाँ भी बाकी है, तो उस पंक्तियों के बारे में हम ज़रा थोड़े पढ़ लेते हैं। ओके, आई होप कि आपको ये सब कविता का अर्थ इतना समझ में आया रहेगा, बराबर है। तो देखते हैं आगे। एक जुगनू ने कहा है, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ, वक्त की इस धुंध में तुम रोशनी बनकर दिखो। एक जुगनू ने कहा, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ, वक्त की इस धुंध में तुम रोशनी बनकर दिखो। एक मर्यादा बनी है हम सभी के वास्ते, एक मर्यादा बनी है हम सभी के वास्ते, घर तुम्हें बनना है मोती सीप के अंदर दिखो। घर तुम्हें बनना है मोती सीप के अंदर दिखो। डर जाए फूल बनने से कोई नाजुक कली, डर जाए फूल बनने से कोई नाजुक कली, तुम ना खिलते फूल पर, तुम ना खिलते फूल पर, तितली के टूटे पर दिखो। कोई ऐसी शक्ल तो मुझे दिखे इस भीड़ में, कोई ऐसी शक्ल तो मुझे दिखे इस भीड़ में, मैं जिसे देखूं उसी में तुम मुझे अक्सर दिखो। मैं जिसे देखूं उसी में तुम मुझे अक्सर दिखो। चलो तो अभी इस पहले मतलब अभी ये छठी पंक्तियाँ हम देख रहे हैं। तो इस छठी पंक्तियों में जो धुंध का अर्थ है, यहाँ पे धुंध मतलब कोहरा या धुआं ऐसे हम ले सकते हैं। और देखते हैं अभी इसका अर्थ। एक जुगनू ने कहा है भी, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। एक जुगनू ने कहा है, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ, वक्त की इस धुंध में तुम रोशनी बनकर दिखो। वक्त की इस धुंध में तुम रोशनी बनकर दिखो। अभी जुगनू मतलब क्या, देखते हैं ना, हम बोलते हैं ना कि रात के अंधेरे में आता है, वो थोड़ा सा हमें उसे प्रकाश देकर जाता है, उसे हम जुगनू कहते हैं। जब कभी भी हमारा कोई वक्त साथ न दे रहे हो, बराबर है, वक्त कभी कभी हमारा साथ नहीं देता है, हम बहुत मेहनत करते, प्रयास करते, लेकिन फिर भी हमें क्या बोलते हैं, सक्सेस नहीं मिलता है, हम अपयशी हो जाते हैं। तो उस टाइम उस समय क्या करना चाहिए, मतलब प्रामाणिक वर्मा जी कहते हैं, जब वक्त हमारा साथ न दे रहा हो, हर तरफ असफलता ही की धुंध के समान छाई हो, सब जगह पे हमें असफलता ही मिल रही है, निराशा आ रहा है, तो निराशा रूपी अंधकार का अगर साम्राज्य आपके पास हो, तो ऐसे समय में एक छोटी सी आशा की किरण भी बहुत बड़ा सहारा बन सकती है। बहुत ही अच्छा कहा है उन्होंने। ठीक उसी प्रकार जैसे घने अंधकार में चमकता हुआ जुगनू, मैंने ऐसे अभी आपको बताया था कि जुगनू मतलब रात के अंधेरे में चमकता हुआ एक कीड़ा है, उसे हम जुगनू बोलते हैं। तुम्हें भी निराश हताश लोगों के मन में आशा की किरण जगाना चाहिए। तो मानिक वर्मा जी बहुत ही अच्छी तरह से बोल रहे हैं यहाँ पे कि तुम्हें क्या करना चाहिए, हताश लोगों के जीवन में मन की आशा बनकर जाना है, जैसे वो जुगनू रात के अंधेरे में चमकता हुआ चला जाता है। तुम किसी असफलता के शिकार नहीं होना चाहिए, निराशारूपी अंधकार के साम्राज्य में डूबना नहीं चाहिए। ऐसे समय में आपको भी एक छोटी सी आशा का किरण बहुत बड़ा सहारा देकर जा सकता है। एक मर्यादा बनी है हम सभी के वास्ते, घर तुम्हें बनना है मोती सीप के अंदर दिखो। घर मतलब क्या, अगर इधर मतलब है, अगर का मतलब यहाँ पे अगर मतलब ले सकते हैं। तो अभी मानिक वर्मा जी हमें कहते हैं कि मनुष्य के लिए समाज में रहने के लिए कुछ रूल्स है, सीमाएं बनी हैं, जिनका हमें क्या करना चाहिए, पालन करना चाहिए। तभी समाज क्या करेंगे, हमें और हमारे व्यवहार को स्वीकार करेंगे। अगर तुम चाहते हो कि लोगों में तुम्हारे कोई पहचान बने, तो जिस प्रकार सीप के अंदर मूल्यवान मोती छिपा होता है, उसी प्रकार तुम्हें समाज के कल्याण के लिए श्रेष्ठ कर्म करने चाहिए। तुम्हारी यह कल्याण भावना तुम्हें एक पहचान देंगी, सम्मान देंगी। डर जाए फूल बनने से कोई नाजुक कली, तुम ना खिलते फूल पर, तितली के टूटे पर दिखो। अभी इस पंक्तियों के अनुसार
बोल रहे हैं कि यदि कोई कोमल कली फूल बनने से डर रही है, कली जानती है कि उसके खिलते ही तितली उसका रस चूसने के लिए लगे जाएगी और फूल बनी कली को परेशान करेगी। तुम फूल को तितली से बचाने का प्रयास करो, अर्थात उसके डर को दूर करने की मदद करो। कोई ऐसी शक्ल तो मुझे दिखे इस भीड़ में, मैं जैसे देखूं उसी में तुम मुझे अक्सर दिखो। और आगे चलकर माणिक वर्मा जी हमें कहते हैं कि मनुष्य, संसार ये मनुष्य का एक सागर है। भीड़ में जाने अनजाने कितने अगणित चेहरे हर तरफ दिखाई देते हैं। हे ईश्वर, मैं चाहता हूँ कि मैं जिसे भी देखूँ मुझे उसी में तुम नज़र आओ। तुम सर्वव्यापक हो। गज़ल मेरी इबादत है। इससे ये गज़ल उन्होंने ली है और अच्छी तरह से हमें इस गज़ल के माध्यम से उन्होंने क्या किया है कि संदेश देना और आगे बढ़ते हुए प्रेरणा देने के लिए उन्होंने प्रेरणा दी है। और इस तरह से इस गज़ल का भी हमने मतलब इस कविता का भी सरल अर्थ देखकर हमारे जीवन में हम बदलाव ला सकेंगे। तो माणिक वर्मा जी का ये प्रयास उन्हें क्या करेगा, मतलब सफलता दिलाएगा, ऐसा मैं आपको यहाँ पे कहना चाहता हूँ। और आप भी निरंतर आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा आपके मन में ठान लो और आगे बढ़ते रहो। जीवन में बहुत ही कठिनाइयाँ आएगी, लेकिन उस कठिन रास्तों पर चलकर आपको सक्सेस प्राप्त करना है। सो इस तरह से उन्होंने हमको ये प्रेरणा दी है और इस तरह से हमने कविता 8 गज़ल यहाँ पे अध्ययन किया, उसका अर्थ देखकर समझ के ले लिया। मुझे आशा है कि आपको ये कविता अच्छी तरह से समझ में आई रहेगी। और इस तरह से मैंने ये आज गज़ल ये हमने आज पूरा किया। और ये वीडियो देखने के लिए आप सभी विद्यार्थियों का धन्यवाद।